हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आरबीसी क्लास 10 एसएसटी चैप्टर फर्स्ट स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक को कंटिन्यू रखेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा चोल वंश। क्या रहेगा? चोल वंश। और इसके अंतर्गत हम और भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक किया करें। जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक किया करें, उसमें आपके बहुत सारे काम की चीजें हैं, है ना। वहां मैंने समग्र रूप से सभी सब्जेक्ट्स का लिंक दे रखा है, तो उन पे टिक करेंगे तो आपको सभी लेसन मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब शुरू करते हैं अपन चोल वंश। चोल वंश ये प्राचीन दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। यह प्राचीन दक्षिणापथ यानी इंडिया के नीचे के दक्षिणापथ के 3 प्रमुख राज्यों में से एक था। और दो राज्य कौन से थे? अन्य 2 राज्य थे पांड्या और चेर अथवा केरल। अशोक के अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। अभिलेखों में इस राज्य का वर्णन यानी चोल वंश के राजा या चोल राज्य का वर्णन एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हुआ है। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। चोल राज्य के निवासी तमिल भाषी थे। उन्होंने तमिल भाषा में उच्च कोटि के साहित्य लेखन को प्रोत्साहित किया, मतलब बहुत सारे लेखन कार्य किए। किसमें? तमिल भाषा में। जिसका उदाहरण क्या है? अच्छा उदाहरण तिरुवल्लुवर रचित कुरल इसका अच्छा उदाहरण है। करिकाल लगभग 100 ईस्वी चोल वंश का एक राजा हुआ जिसने पुहार या पुगार नगर की नींव डाली। उसने सिंहल से युद्ध किया और युद्ध बंदियों से कावेरी नदी के किनारे 100 मील लंबे बांध का निर्माण कराया। वह चोलों की राजधानी को उगरपुर या फिर हम कह सकते हैं उरियूर से कावेरीपत्तनम ले गया। चोल राजा विजयालय के पुत्र और उत्तराधिकारी आदित्य लगभग 880 से 907 ईस्वी ने पल्लव नरेश अपराजित को हराया। आदित्य के पुत्र परांतक प्रथम ने पल्लवों की शक्ति को पूरी तरह कुचल दिया था। उसने पांड्यों की राजधानी मदुरा पर भी अधिकार कर लिया था। चोल राजराज प्रथम संपूर्ण मद्रास, मैसूर, कुर्ग और सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका को अपने अधीन करके पूरी दक्षिणी भारत का एक छत्र सम्राट बन गया था। कौन? चोल राजराज प्रथम। उसने अपनी राजधानी तंजौर में भगवान शिव का राजराजेश्वर यानी बृहदेश्वर मंदिर बनवाया। उसने अपनी राजधानी तंजौर थी चोल राजराज प्रथम की राजधानी, और वहां पर उसने क्या बनवाया? भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया जिसका नाम क्या था? बृहदेश्वर मंदिर या फिर हम बोल सकते हैं राजराजेश्वर मंदिर, ठीक है ना। उसके पुत्र और उत्तराधिकारी राजेंद्र प्रथम के पास शक्तिशाली नौसेना थी जिसने पेगु, मर्तबान तथा अंडमान निकोबार द्वीपों को जीता। उसने बंगाल और बिहार के शासक महिपाल से युद्ध किया। उसकी सेनाएं कलिंग पार करके और यानी उड़ीसा, दक्षिण कौशल, बंगाल और मगध होती हुई गंगा तक भी पहुंची। इस विजय के उपलक्ष्य में उसने गंगे कौट की उपाधि धारण की, ठीक है ना। उसका पुत्र और उत्तराधिकारी राजा अधिराज चालुक्य राजा सोमेश्वर के साथ कोपम के युद्ध में मारा गया, परंतु वीर राजेंद्र ने चालुक्यों को कुंडल संगमम के युद्ध में परास्त कर पिछली हार का बदला ले लिया। चोलों में शीघ्र ही उत्तराधिकार के लिए युद्ध छिड़ गया। इसके फलस्वरूप सिंहासन राजेंद्र कुलोत्तुंग प्रथम को प्राप्त हुआ। राजेंद्र कुलोत्तुंग की मां चोल राजकुमारी और पिता चालुक्य राजा का स्वामी था। इस प्रकार कुलोत्तुंग ने चोलों के एक नए वंश की स्थापना की। उसने 40 वर्षों तक शासन किया। कुलोत्तुंग ने कब तक शासन किया? 40 वर्ष तक। अब हम देखेंगे चोल प्रशासन या चोल एडमिनिस्ट्रेशन की वहां की व्यवस्था क्या थी। चोलों का प्रशासन ग्राम पंचायत प्रणाली पर आधारित था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य 6 प्रांतों में बटा हुआ था। प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से संपूर्ण चोल राज्य जो था ना, वह 6 प्रांतों में बटा हुआ था जिनको मंडलम कहा जाता था। ये जो 6 प्रांत थे ना,
इनको एक नाम दिया था, क्या दिया था, मंडलम नाम दिया था, ठीक है ना। मंडलम के उप विभाग कोट्टम, कोट्टम के उप विभाग नाडु, कुर्रम और ग्राम होते थे। देखिए सबसे पहले मंडलम जो कि 6 प्रांत था। अब मंडलम के भी उप विभाग थे जिसका नाम था कोट्टम, है ना। कोट्टम के भी उप विभाग थे नाडु, कुर्रम और ग्राम, ठीक है ना। अभिलेखों में नाडु की सभा को नाट्टर और नगर की श्रेणियों को नगर तार कहा गया है। अभिलेखों में नाडु की सभा को, नाडु की जो सभा होती थी ना, उनको क्या कहा गया, नाट्टर या नगर की श्रेणियों को नगर तार कहा गया है। गांव के प्रतिनिधि प्रतिवर्ष नियमतः निर्वाचित होते थे। गांव के प्रतिनिधि यानी गांव को रिप्रेजेंटेट करने वाले जो लोग थे ना, वो प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक साल नियमित निर्वाचित होते थे। प्रत्येक मंडलम को तो स्वायत्तता थी, यानी उसके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला था, लेकिन प्राप्त थी, लेकिन राजा को नियंत्रित करने के लिए कोई केंद्रीय विधानसभा नहीं थी। राजा अपनी मर्जी से काम करता था। भूमि की उपज का लगभग 6वां भाग सरकार को लगान के रूप में मिलता था। लगान अनाज में या स्वर्ण मुद्राओं में दिया जा सकता था। लगान किस रूप में दिया जाता था, या तो अनाज में दे दो या फिर स्वर्ण मुद्राओं में दे सकते थे, ठीक है ना। चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का कांसू कहलाता था। चोल राज्य में, अंडरलाइन कर लीजिए, चोल राज्य में प्रचलित सोने का सिक्का क्या कहलाता था, कांसू कहलाता था, जो कितने औंस के बराबर था, 16 औंस के बराबर था। चोल राजाओं के पास विशाल स्थल सेना के साथ साथ मजबूत जहाजी बेड़ा भी था। चोल राजाओं ने सिंचाई की बड़ी बड़ी योजनाएं पूरी की। अब हम देखेंगे चोल कला। चोल कला में अपन को क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कला यानी उन्होंने क्या क्या बनवाया अपने राज्य काल में, ठीक है ना। तो चोलों ने पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। पल्लवों की स्थापत्य कला को आगे बढ़ाया। चोलों की दृढ़ मंदिर शैली की कुछ विशेषता है। वर्गाकार विमान, मंडप, गोपुरम, कलापूर्ण स्तंभों से युक्त वृद्ध सदन, सजावट के लिए पारंपरिक सिंह या चाली भी कह सकते हैं, ब्रैकेट तथा संयुक्त स्तंभों आदि का होना। राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, अभी हमने देखा था राजराज प्रथम का तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली का एक शानदार नमूना है। दक्षिण भारत में नहरों की प्रणाली चोलों की देन है। दक्षिण भारत में जो नहरों की प्रणाली है ना, जो नहरों की वहां पर व्यवस्था चलती है, वो किसकी देन है, चोलों की देन है। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के मंदिर सर्वोत्कृष्ट हैं। चोल मंदिरों में चिदम्बरम और तंजौर के जो मंदिर है ना, सर्वोत्कृष्ट है। चोल युग की नटराज शिव की कांसे की मूर्तियां भी सर्वोत्कृष्ट मानी जाती हैं। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। मंदिरों की गोपुरम शैली का विकास इसी युग में हुआ। अब देखते हैं चोल वंश का जो साम्राज्य का जो समाज था वह किस प्रकार से था। चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे। चोल राजा शैव धर्मानुयायी थे, मतलब धर्म के अनुयायी थे, यानी फॉलोवर थे धर्म के। राजाधिराज के लेखों में अश्वमेध यज्ञ का भी उल्लेख है। समाज में स्त्रियां संपत्ति की स्वामिनी होती थी। समाज में स्त्रियां, जो धन होता था ना, धन की स्वामिनी होती थी, यानी रानी होती थी। दास और देवदासी प्रथा भी प्रचलित थी। ये था समाज अपना, ठीक है ना। आगे के वीडियो में हम पल्लव वंश को ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।